कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं गिने दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं गिने दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। यही रास्ता है तेरा।
अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आँखियाँ या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है।
जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए, तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी आहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रहे सब तो पा लिया। अब है क्या कमी, यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये पल है वही जिसमें है छुपी पूरी एक सदी।
गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट। आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, आज इस मंच से मुझे यह घोषित करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एमसीएल के 15 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ कल शाम को ही हो चुका है और इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे आज के वेबिनार की तरफ। आज का इस वेबिनार का शीर्षक है एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप। दोस्तों, स्टार्टअप इस किस चिड़िया का नाम है और ये स्टार्टअप मतलब क्या, और बायोफ्यूल एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अब से कुछ ही देर में हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वेबिनार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। दोस्तों, आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि आप अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले। अपने साथ एक नोटपैड, पेन और पानी की बोतल रखें। अगर इंटरनेट कनेक्शन या और किसी वजह से आपका यह ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस होता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह प्रोग्राम खत्म होते ही इस प्रोग्राम की ऑडियो और वीडियो फाइल आपके साथ शेयर की जाएगी। आप अपने अपने फ्रंट एंड कोऑर्डिनेटर से फोन करके इस फाइल को हासिल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की जाएगी जिसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना फीडबैक हमें भेजना है। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एमबी वीडियो के साथ।
अब मैं आपके सामने एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने अभी एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा। एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता के खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे, हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समयनिष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। और इसी के साथ अब एमसीएल परंपरा के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का सुविचार, आज का थॉट ऑफ द डे है,
Don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion. जिसका मतलब है, अगर आज आपके रास्ते में कठिनाइयां है, परेशानियां है, तो इससे भागिए मत, पीछे मत हटिए। आज तकलीफ होती है तो हो जाने दीजिए, लेकिन अगर आज इसका सामना करोगे तो आने वाली पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियोगे। जी हाँ दोस्तों, यह सुविचार आने वाले हमारे आज के इस स्पीकर को रूबरू लागू पड़ता है। दोस्तों, इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माताजी स्कूल टीचर थी और इसी वजह से घर का वातावरण सख्त अनुशासन का था और इसीलिए अपनी बातें मनवाने के लिए ये हमेशा अपने पिताजी की मदद लिया करती थी। इनके हम उम्र जब अपने करियर की चिंता कर रहे थे, तब यह खुले आसमान में पंछी की तरह अपने जीवन का आनंद ले रही थी और इनके जीवन में 360 डिग्री चेंज तभी आया जब इन्होंने भारत की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में रिसर्च करने वाली एकमेव संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में कदम रखा। दोस्तों, पर्याप्त संसाधनों के बावजूद आज भी हमारा देश क्यों ओपेक कंट्रीज के सामने अपने ईंधनों की जरूरत के लिए झोली फैलाकर खड़ा हुआ है, इस बात से इन्हें बेहद अफसोस हुआ और इस बात से काफी अस्वस्थ होने के बावजूद यह वहां पर कुछ भी कर नहीं पाई। उन्हें हमेशा इस बात से दुख होता था कि आज भी हमारी भारत कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज में गिना जाता है और यहीं पर उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य था भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का और इन्होंने अथक परिश्रम किए और इस अथक परिश्रम के वजह से ही आज एमसीएल इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और जिसका अनुभव अब से कुछ ही समय में हम और पूरी दुनिया करने वाली है। दोस्तों, कहते हैं गॉड लाइज इन डिटेल्स और डिटेलिंग करना इनकी विशेष खूबी है और जिस बात का अनुभव हम हर हफ्ते इनकी कहानियों से लेते हैं। दोस्तों, आज भी ऐसी एक प्रेरणादायी कहानी लेकर वो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस व्यक्ति को इस मंच पर आमंत्रित करके उन्हें आपको संबोधित करने के लिए विनती करता हूं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके सामने आ रही है टेक्नोक्रेट, यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से एमसीएल परिवार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और कंसिडरिंग माय वॉइस इज क्लियर एंड माय इमेज, मतलब मेरा वीडियो सबको दिख रहा है, ये समझते हुए हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार सेशन में। तो चाइना यानी चीन जिसको हम बोलते हैं, वो कि एट दिस मोमेंट दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री बनना चाहता है और कुछ हद तक अगर हम सोचते हैं तो वो बन भी गया है। दिस इज बिकॉज एक हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, कोरोना वायरस। वो इसलिए नहीं कि कोरोना वायरस की वजह से सभी कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्लो डाउन हुई है, लेकिन वो इस वजह से कि आज डेल्टा वेरिएंट को पूरे दुनिया में इंडिया का वायरस ऐसे बोला जा रहा है। फ्लू को स्पेनिश फ्लू करके पूरे दुनिया जानती है, लेकिन कोरोना वायरस को हम कोरोना वायरस ही बोलते हैं। चाइना वायरस ये कोई बोल नहीं पा रहा है अभी तक। इसके पीछे एक रीजन है। एक अमेरिकन वैचारिक थे, उन्होंने ये बोला था कि कोई भी कंट्री को अगर कंट्रोल करना है तो दो ही चीजें, एक तो पावर और दूसरा है लोन, और चाइना ने यही किया है। पूरे दुनिया के जो भी देश है उसको, उन लोगों को लोन देने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन है। एक है वर्ल्ड बैंक, एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन और एक है ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। तो इन सभी 3 ऑर्गेनाइजेशन का अमाउंट जितना है उससे कई ज्यादा अमाउंट चाइना ने पूरे वर्ल्ड के मोर देन 21 कंट्रीज को लोन दिया है। इसमें अगर हम अभी स्पेसिफिकली भारत की बात करते हैं तो भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी देशों को चाइना ने लोन दिया है। जिसमें से अगर हम देखते हैं कि श्रीलंका, तो श्रीलंका का एक ऐसा पोर्ट है जो भारत के पोर्ट यानी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
वहाँ का ओनरशिप 80% अभी चाइना के पास है। पाकिस्तान की बात करते तो पाकिस्तान की और भारत की जितने भी बाउंड्रीज है, वहाँ पे जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू है वो सब चाइना के। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, भारत और चाइना की बाउंड्रीज जो है उसमें पहले 15,000 जो सैनिक थे वो अभी बढ़कर 50,000 तक हो गए। और इनडायरेक्टली चाइना हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से इससे तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन आज अपने भारत की जितनी भी स्टार्टअप्स है उसमें इनडायरेक्टली कंट्रोल जो है वो चाइनीज इन्वेस्टर का भी है। तो ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्होंने 50,000 किए तो हमें 1 लाख सैनिक वहां पे बढ़ा के रखना चाहिए? क्या हमें भी उनके तरह लोन देना चाहिए दूसरे कंट्रीज को, या फिर हमें उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करना चाहिए, उनका इन्वेस्टमेंट बंद करना चाहिए? तो अगर हम इन सब चीजों से सोचते हैं तो चाइना का बिगेस्ट वेपन जो है, जिसकी वजह से चाइना ये पावरफुल कंट्री मानी जा रही है, दैट इज डेवलपमेंट। तो अगर भारत को चाइना के सामने खड़ा रहना है तो एक ही वेपन का वापर करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, और वो है डेवलपमेंट। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि भारत जो अभी भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसको विकसनशील देश कहते हैं, वहां से बढ़कर हमें डेवलप कंट्रीज यानी विकसित देश की कैटेगरी में जाना होगा। और ये तब मुमकिन होगा जब भारत में इंडियन हीरोज जो है वो तैयार हो। आज मैं आपको एक ऐसी इंडियन हीरो की कहानी बताना चाहूंगी जिसने भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस सदी में, इस एरा में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो ये जो हमारे हीरो है, इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के एक गांव में। और गांव में जन्म होने के बाद में भी इन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया आईआईटी मद्रास से, और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका। और जैसे कि हमें सब पता है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी इसके बाद में आपको टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंट्रीज में बाहर कोई भी भारतीय को जगह मिल जाएंगी। ये भी सिलिकॉन वैली में एक टॉप मोस्ट ऑफिस में अपना केबिन और करोड़ों की नौकरी कर रहे थे। लेकिन ये सब करते हुए उन्होंने देखा कि पूरे दुनिया में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो चला तो भारतीय ही रहे, जो कि अच्छे पोस्ट पे है। और ये भारतीय ब्रेन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो कि किसी और सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं और भारत को अगर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो हमारी खुद की सिर्फ 3-4 गिनी हुई सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो कि वर्ल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने अपना जॉब और करोड़ों की नौकरी छोड़ के वो आ गए अपने तमिलनाडु के गांव में, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करूं। तो ये व्यक्ति जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, उनका नाम है श्रीधर वेम्बू, और इनके कंपनी का नाम है जोहो। जोहो यानी स्मॉल विलेज, स्मॉल ऑफिस विलेज, ऐसे इसको एक थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। आज जोहो ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो है $5 बिलियन की कंपनी है, और दैट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट 5 कंपनीज जिनका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आज इनकी कंपनीज की ब्रांचेस 21 से ज्यादा कंट्रीज में है, जिसमें से चाइना एक है, अमेरिका है, और जापान जैसे डेवलप कंट्रीज में भी इनकी जो है एक ब्रांचेस है। और अगर हम ये सोचे कि आज 1996 में इन्होंने कंपनी चालू की थी, और अब 25 साल बाद में ये $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है, तो इनका रास्ता कैसे गुजरा, इन्होंने कैसे किया? जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने देखा कि हमारे विलेजेस में भी बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड है, लेकिन इनके और इंडस्ट्री के बीच में जो आता है वो है एजुकेशनल सिस्टम। भारत का एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ पे अगर आप एक इंजीनियर हो, आप पढ़े लिखे हो, तो ये आपको इंडस्ट्री में लिया जाता है जी। लेकिन अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग में या कोई भी ग्रेजुएशन में आप 3-4 साल जो सीखे उससे एक डिफरेंट वे में आपको इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। तो इन्होंने इस इंडियन विलेजेस और एजुकेशनल सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन बनाया। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी निकाली जिसका नाम है जोहो यूनिवर्सिटी। वो जो स्कूल के जाने वाले विलेजेस के बच्चे होते हैं, इनको वो अपने साथ में इस यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाते हैं, इनको 2 साल ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद में उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दर्जा लेके खुद ही रिक्रूट करते हैं। इसकी वजह से आज ऐसे हो रहा है कि इर्रेस्पेक्ट ऑफ योर बैकग्राउंड, आप क्या सीखे हो क्या नहीं सीखे हो, एक भारतीय विलेज यानी गांव का बच्चा जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल इनके ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा है कि इनका खुद का वॉचमैन जिसका नाम था अब्दुल, तो इनके एक जो लीडर थे, उन्होंने उसको देखा और उस वॉचमैन को उन्होंने ट्रेनिंग देके उनका एम्प्लॉय बनाया, जो कि आज कुछ वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है।
सो दिस इज द बेस जो ये सोचते हैं कि भारतीय विलेजेस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है। वैसे ही अगर हम और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आज ये बिलियन डॉलर कंपनी अपने खुद के गांव में, जिसका नाम है मादलमपुरई, जो कि तमिलनाडु में एक गांव है, वहां पे बैठ के ये बिलियन डॉलर कंपनी चलाते हैं। तो इसके जैसे हमने बोला है, तो इन्होंने एक वे ढूंढा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए। उसी तरह जब हम एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप की बात करते हैं, तो एक ऐसी स्टार्टअप जो एक हर एक तालुका में रहे, हर एक गांव में रहे, और जिसका सदस्य हर एक गांवकरी रहे, जिसका हकदार एक गांवकरी रहे, और जिसके सहभाग से हम एक वो स्टार्टअप को बिलियन डॉलर कंपनी बना सके, जिसमें विलेजेस के बेस्ट ब्रेन भी यूटिलाइज हो। अभी इस एमबीएस का जज्बा समझने के लिए और आप में जगाने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी जिनको पता है कि चाइना का जो बेसिक वेपन है वो डेवलपमेंट है। तो भारत के तो हमें भी अगर चाइना से लड़ना है तो डेवलपमेंट एक वेपन यूज करना पड़ेगा। और भारत के डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो भारत के विलेजेस में से जाता है, ये जो भली भांति जानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति कि जिन्हें ये पता है कि अगर हर एक विलेज में हर एक सदस्य का उन्नति करना होगा तो वो एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप से ही होगा। और ये बायोफ्यूल स्टार्टअप हर एक छोटी कंपनी, गांव की कंपनी, जब तक बिलियन डॉलर कंपनी नहीं बनेगी ये नहीं रुकेंगे, और हम इन्हें रोकना भी नहीं चाहते। तो ऐसे ही हमारी एमसीएल की चेयरमैन मीरा घोलप के कृपा से जो एमसीएल को सलाहकार, रचनाकार और शिल्पकार मिले हैं, वैसे व्यक्तित्व को मैं अभी बुलाना चाहूंगी डॉक्टर श्याम गोलब सर। प्लीज सर। सर अपनी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। यस सर, वी कैन सी योर स्क्रीन नाउ। Okay. Thank you very much, Madam and Mangesh. So good morning, sir. Good morning, everyone. I am Dr. श्याम गोलब। मैं फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी अपने घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आप 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने लंग, अपने हार्ट को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग उद्योजक हैं, सभी हमारे बिजनेसेस हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, और ये बिजनेस करते करते बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें चाहिए होती है, समझना ज़रूरी है। ऐसे ही एक विषय की जानकारी आज मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो विषय है अकाउंट्स के बारे में। वो विषय है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या हमारे कंपनी सेक्रेटरी, यानी सीए और सीएस, जिसको भली भांति जानते हैं, समझते हैं और जिनके साथ मिलकर हम लोग ये काम करते हैं, उनका वो विषय है। तो चलिए समझते हैं हमारे कंपनी को। दोस्तों, बिजनेस के बारे में लोगों के मन में, खास करके हमारे देश में, लोगों के मन में काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमियां हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बिजनेस में आपको सफल होना है तो कोई ना कोई गलत काम ही करना पड़ेगा, तभी जाके लोग सफल होते हैं। शायद क्योंकि इतने ज्यादा एग्जाम्पल ऐसे निगेटिव हमारे उन्होंने देखे हैं कि उनको लगता है कि अगर एक बिजनेस में कोई सफल हुआ है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया है। हम ऐसे भी देखते हैं कि जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बाकी पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं, उनकी जितनी आय होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा इनकम उनके पास होता है। तो लोगों के मन में ऐसा ऐसी छवि बन गई है, ऐसा मिसकंसेप्शन हुआ है कि यार अगर हमें पैसे बनाने हैं या कुछ ज्यादा बिजनेस सक्सेसफुल करना है तो हमें कुछ ना कुछ गलत काम करना होगा, लेकिन ये सही नहीं है। दोस्तों, बिजनेस यानी सॉल्यूशन, बिजनेस यानी जीवन को बेहतर बनाना। बिजनेस वो है जो मनुष्य के जीवन का कोई प्रॉब्लम है उस समस्या का समाधान निकालता है। बिजनेस यानी वो कि अगर समाज में, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको समस्या का समाधान देता है, सॉल्यूशन देता है।
और जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा समाधान, और जितना बड़ा समाधान उतना बड़ा बिजनेस। अब यही देखें ना, एक स्टोरी है कि जहां दो दोस्त अपने एक तीसरे दोस्त के यहाँ खाना खा के निकले थे, और जब वो बाहर शाम को निकले और उसने टैक्सी के लिए बहुत देर तक उन्होंने वेट किया, लेकिन उनको टैक्सी नहीं मिली। बहुत देर तक वो चलते रहे, लेकिन उनको टैक्सी नहीं मिली। और फिर उन्होंने सोचा कि देखिए, हम लोग कितने देर से अभी टैक्सी की खोज कर रहे हैं, लेकिन हमें टैक्सी नहीं मिल रही। और इस पूरी दुनिया में कई करोड़ों लोग ऐसे होंगे कि जिनको समय पे ये टैक्सी नहीं मिलती होगी। और हो सकता है कि कुछ लोग उसमें से बहुत बहुत महत्वपूर्ण से काम के लिए जाते होंगे, कोई इमरजेंसी हो, अगर उनको ये गाड़ी नहीं मिलती होगी तो कितनी दिक्कत, कितनी बड़ी प्रॉब्लम का समस्या का ये जूझ रहे हैं या फेस कर रहे हैं। तो इस पर कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने फिर उस पर ऐसा सोल्यूशन निकाला कि आप सिर्फ मोबाइल के ऊपर एक क्लिक कीजिए तो आपको ये पता चलता है कि कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, टैक्सी अवेलेबल है, रिक्शा अवेलेबल है, कितने मिनट में आएगी, कितने देर में वो वहां जाएगी, कितना पैसा वो लेगी, या और यहाँ तक कि वो ड्राइवर कैसा है, क्या है, उसके क्या रिव्यूज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया, उसका समाधान हमारे सामने रखा। और उस समाधान की वजह से आज वो कंपनी, जैसे जैसे लोगों को इसकी जरूरत है, बिकॉज उस प्रॉब्लम इतना बड़ा था कि वो जैसे जैसे सोल्यूशन देते गए, लोगों लेते गए, और उस पूरे प्रोसेस में वो कंपनी हजारों करोड़ की कंपनी बन गई। ऐसे ही एक आदमी जिसको लगा था कि मैं, हमारे जो ग्राहक है, हमारे जो पढ़ने वाले वाचक है, उनको मैं ऐसा एक अच्छा अनुभव दूं कि अगर उनको कोई भी किताब पढ़नी है तो मैं उनको पहले बताऊं कि वो किताब कितने लोगों ने पढ़ी है, और उस किताब के बारे में लोगों का क्या कहना है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो। और अगर आप 4-5 किताब खरीदना चाहते हैं तो उस हर किताब के बारे में वो कंपैरिजन करें, और मैं उनको बताऊं कि नहीं आप ये पढ़िए या वो पढ़िए। दूसरा, अगर कोई भी किताब उनको चाहिए होगा तो मैं पूरी दुनिया में वो आदमी जाता था और उनके लिए वो किताब लाके देता था। तो ऐसे ग्राहकों को एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश उस आदमी ने शुरुआत की किताब के साथ। और आज वो दुनिया की ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स लोगों को, ग्राहकों को दे रहा है, और उस कंपनी का नाम है अमेज़न। तो दोस्तों, ये जो बिजनेसेस है, ये जो सॉल्यूशंस है, जो इनोवेटिव है, जो अलग तरह के हैं, ऐसे कंपनी को बोलते हैं स्टार्टअप्स। दोस्तों, स्टार्टअप यानी क्या? स्टार्टअप यानी कोई भी ऐसी कंपनी कि जो कंपनी आपकी कोई समस्या को हल कर रहा है, कुछ समस्या को सॉल्यूशन दे रहा है, उसका समाधान कर रहा है, और उस तरीके से कर रहा है कि जो तरीका पहले किसी ने सोचा नहीं, पहले कभी उस समस्या की तरफ उन लोगों ने कभी किसी ने देखा नहीं है। ऐसे तरीके से वो उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का उस सॉल्यूशन लेके आते हैं, और इसी को कहते हैं स्टार्टअप। दोस्तों, स्टार्टअप की अगर आप टेक्निकल डिफिनेशन देखें तो कोई भी नई कंपनी जो पहले तो 7 साल थे, अभी उन्होंने बढ़ा के 10 साल किया, 10 साल तक कोई भी ऐसी कंपनी जो नए सेक्टर में काम कर रही है, नए विषय के साथ काम कर रही है, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। ऐसी कंपनी जिनका रेवेन्यू या टर्नओवर 100 करोड़ तक है, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रैक्टिकल रीजन में स्टार्टअप यानी क्या, तो प्रैक्टिकल रीजन में स्टार्टअप वो है कि जो बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन जो लाके देता है। कोई भी समस्या अगर दिखती है तो उस समस्या के ऊपर सॉल्यूशन लेके आता है। अभी देखिए ना कि कुछ दिन पहले अगर हमें किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो जब बैंक खुलती थी तब बैंक के उस आवर्स में, उस घंटे में हमें जाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी और सब कुछ भरना पड़ता था, और 2-3 दिन के बाद सामने वाले को पैसे मिलते थे। और अभी एक क्लिक के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं, और जिस कंपनी ने ये सॉल्यूशन आपको दिया वो भी आज हजारों करोड़ की कंपनी है। तो स्टार्टअप यानी प्रॉब्लम्स और उसके समाधान। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि आज हमारे देश में, हमारे गांव में जो कोई प्रॉब्लम्स है, जो कोई समस्या है, तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ज्यादा समस्या है, तो उतने ज्यादा सॉल्यूशन हम लोगों को दे सकते हैं, सोसाइटी को दे सकते हैं, वैयक्तिक लेवल पे दे सकते हैं, और इतने सारी कंपनियां, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार्टअप में वो है इनोवेशन। यानी वो क्या करते हैं कि हर चीज को किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि जो पहले कभी नहीं सोचा नहीं है। इसका मतलब वो इनोवेट करते हैं और नई सोच लाते हैं और नया समाधान इसमें खोजते हैं। और कैसे आती है ये खोज, कैसे होता है ये इनोवेशन?
क्या उसके लिए आपको साइंटिस्ट बनना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए होता है कि इनोवेशन की वो जो लोग होते हैं जो इसके ऊपर समाधान लाते हैं वो बहुत बड़े उस पढ़े लिखे होते हैं, वो उस विषय में मास्टर होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो लोग वो होते हैं कि वो पूरा फोकस उस समस्या के समाधान पे लगाते हैं और वो तब तक नहीं रुकते जब तक उस समस्या का समाधान वो पा ना लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और उस समस्या के ऊपर समाधान निकालते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज जो सभी उद्योजक करते हैं दुनिया में, अगर कोई बिल गेट्स है, धीरूभाई अंबानी से लेके कोई भी आज के नए जो स्टार्टअप है, उन सबको अगर उन्होंने सब ने एक चीज जो की है और जो सभी एंटरप्रेन्योर करते हैं सक्सेसफुल, और जो शायद हम लोग उनके पीछे, वो है थिंकिंग। अगर हमें ये सब इनोवेट कुछ करना है, अगर हमें ऐसे कुछ नए समाधान निकालना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है थिंकिंग, जो हम लोग नहीं करते। दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो प्रोमोटर होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना थिंकिंग पे लगाते हैं। आज मैं भी आपको एक निवेदन करने वाला हूँ कि आप सभी लोग, हम सभी एमसीएल परिवार में आज जो सभी उद्योजक हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर के हो, चाहे वो तहसील स्तर के हो, ये सभी उद्योजक, इनको सबको हमको सबको कंपलसरी सोचना पड़ेगा। हमें सोचना है। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप हर दिन 1 घंटा आप अपना मोबाइल साइड में रखिए, टीवी बंद कीजिए, सब कुछ बंद करके एक जगह सिर्फ अपना पेन और नोटबुक लगे सोचिए। मैं तो ये चाहूंगा कि आप सुबह बहुत जल्दी उठिए, 4 बजे सुबह जल्दी उठिए और इसके बारे में सोचिए। जिस समस्या के ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस समस्या का समाधान लेके हम लोग बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, उस समाधान के बारे में सोचिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये सोच ही है जो इनोवेशन को प्रेरित करती है। मैं अपना खुद का एग्जांपल बोलता हूँ। मैं जब भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा, मैं कभी सुबह उठ के पढ़ाई नहीं करता था। हमेशा मैं रात को बहुत देर तक पढ़ाई करता था, 5-5 बजे तक पढ़ता था और बाद में सोता था। लेकिन तब की बात अलग थी, क्योंकि हमें एक कुछ चीज समझनी थी और उसको रिप्रोड्यूस करनी थी एग्जाम्स में। लेकिन आज जब हम बिजनेसेस करते हैं, तभी सभी एंटरप्रेनर, सभी जो बड़े बड़े एंटरप्रेनर भी आपको देखते हैं, सभी उन्होंने वो प्रॉब्लम फेस किए जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं, सभी ने। और ये सभी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि इनके साथ कोई भी मार्गदर्शक पुस्तिका नहीं आती कि आपको ये प्रॉब्लम आया तो ये सॉल्यूशन है। हमें खुद वो प्रॉब्लम के समाधान ढूंढने होते हैं, हमें अपना रास्ता खुद बनाना होता है, और इसके लिए बहुत जरूरी होती है वो सोच। और जब आप सुबह उठते हैं तो ये बहुत अच्छा, जब आपका माइंड और बॉडी फ्रेश होती है तो एक अच्छे विचार आते हैं। ऐसा कहते हैं सुबह 4 बजे का मुहूर्त तो सबसे बेस्ट मुहूर्त है, और इसके पीछे कई सारे टेक्निकल, कई सारे साइंटिफिक भी थियरीज है। तो दोस्तों, जितना भी आपको, जो भी आपको लगे, आई मीन पॉसिबल हो, ऐसे समय पे आप सुबह जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, और सुबह सुबह 1 घंटा कंपलसरी आप वही पेन लेके आप अपने इस बिजनेस के बारे में, इस समाधान के बारे में सोचिए। और स्टार्टअप का और एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि वो स्टार्टअप के जो समाधान वो देते हैं, जो सॉल्यूशन देते हैं, वो स्केलेबल होते हैं। यानी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि पहले ऐसा होता था कि जो अगर हमें कुछ पिक्चर शेयर करने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो एक ही तरीका होता था, वो था ईमेल। लेकिन व्हाट्सएप आए, अभी व्हाट्सएप पे ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ कि बड़े बड़े प्रेजेंटेशन भी हम लोग व्हाट्सएप पे आज भेजते हैं, क्लिप्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं। जिस आदमी ने व्हाट्सएप शुरुआत की, पहले उसने एक यूनिवर्सिटी में उसका डेमो किया या उसको चलाया, और बाद में यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुल होने के बाद उसने बढ़ाया, और अभी इतने सभी देशों में ऑलमोस्ट ये व्हाट्सएप चल रहा है। वैसे ही कोई भी समस्या का समाधान स्टार्टअप के थ्रू जब हम लोग देते हैं तो वो स्केलेबल होता है, वो बहुत इजीली बढ़ाया जा सकता है। और यही कारण होता है कि उसकी वजह से ये कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करती है, क्योंकि जो समस्या का समाधान लेके ये स्टार्टअप कंपनी आती है वो कुछ नया होता है, और जिनको ये चाहिए होता है, ऐसे बहुत सारे ग्राहक वो लोग रहते हैं, और इस समस्या का समाधान देना ही बिजनेस है। तो ऐसी कंपनियां, स्टार्टअप कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करती है, और इनमें बहुत सारे निवेशक, अभी अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स, तो जब वो सिर्फ स्टार्टअप के पीछे भागते हैं, क्योंकि जो कन्वेंशनल बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें निवेश करके आपको कितना पैसा मिलेगा, उससे बहुत ज्यादा और फास्ट पैसा मिलता है स्टार्टअप में, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है नेशन डेवलपमेंट।
राष्ट्र को बिल्ड करने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज हमारे आजू बाजू जो देश है, जो अभी मैडम ने कहा कि विकसित देश है और हम विकसनशील देश है, डेवलपिंग कंट्री, तो उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन है ये स्टार्टअप्स। अगर अमेरिका, जापान, यूरोप, इवन चाइना, ये सभी लोग इतने आगे जा रहे हैं, उसका एक ही रीजन है और वो है एंटरप्रेन्योरशिप, वो है स्टार्टअप्स। एक्चुअल स्टार्टअप्स, नए नए बिजनेसेस, नए नए समस्या का समाधान, नए नए सॉल्यूशंस लेके आना, यही स्टार्टअप का काम होता है और यही इन लोगों ने किया है। अमेरिका की बात करें तो 1977 के बाद, 1977 के बाद एक भी नई नौकरी गवर्नमेंट ने निकली नहीं है। सभी जो नई नौकरियां, सभी जो नई अपॉर्चुनिटी, सभी नए जो एंटरप्रेन्योरशिप जो निकली है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप की वजह से निकली है 1977 से, उसके बाद। और लगभग जापान की बात करें, जापान की कोई नहीं, आपको पता है कि दूसरे महायुद्ध के बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, इतना बर्बाद कि आप सोच नहीं सकते थे। आज जापान नंबर 1 पे है। क्यों? आज हमारे यहाँ टोयोटा नंबर है, सुजुकी नंबर 1 है, इतने सारे टेक्नोलॉजी में कंपनी में जापान नंबर 1। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स। और हमारे यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टार्टअप्स, ये एंटरप्रेन्योरशिप बढ़नी चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूँ कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट नौकरी है, उसके पीछे पूरा हमारा ब्रेन जाके, यूपीएससी हो या सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, उसके पीछे हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमारे देश में अवेलेबल है। ये स्टार्टअप का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं कि ये लोगों को इंस्पायर करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर गांव में कोई डॉक्टर बनता है, कोई गरीब परिस्थिति में रहता है और बाद में डॉक्टर बनता है, तो वो बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को इंस्पायर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं उसके जैसा बनूं, मैं भी अपनी पढ़ाई करूं और मैं डॉक्टर बनूं। वैसे कोई अगर सिविल सर्विस में जाता है तो लोग वैसे इंस्पायर करते हैं। वैसे आज हम लोग अगर इस स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल करें तो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाला है। आज जो हमारा यूथ है, जो टिकटॉक के वीडियोस बनाते हैं या बाकी के ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं, मुझे लगता है कि इनको सही रास्ता दिखाने का काम भी ये स्टार्टअप करते हैं। ये सभी देशों में चेन रिएक्शन है। अभी आप अमेरिका या यूरोप, इनमें वो कल्चर है कि कैसे मैं नए नए इस कंपनियां बनाऊं या नए नए कुछ सोल्यूशन लेके आऊं, और कैसे बहुत यंग एज में मेरे पास 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए आते हैं। तो ये कल्चर, ये दिमाग उनके पास, अभी इवन चाइना में जो कल्चर है वो इसका कल्चर है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हर MVP यानी MCL विलेज प्रोजेक्ट भी एक स्टार्टअप है। क्योंकि सबसे पहली बात तो MCL विलेज प्रोजेक्ट, जो ग्राम पंचायत लेवल का हमारा प्रोजेक्ट है, वो अपने आप में एक नई कंपनी है। चाहे वो महिला बचत कर रही है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति वो प्रोप्राइटरशिप में कर रहा है, चाहे कोई दो दोस्त मिलके उस कंपनी को चला रहा है, लेकिन वो जो कंपनी है, वो जो हमारे ग्राम पंचायत के लेवल पे एक कंपनी तैयार हुई है, वो एक स्टार्टअप ही है ना। क्योंकि हर गांव का, हर ग्राम पंचायत के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, अपने अपने समस्या है। वहाँ हमारी खेती इतने सालों से, बरसों से हम लोग करते हैं, उसकी कितनी सारी समस्या है। हमारे अगर लोग रहते तो उनकी काफी सारी समस्या। तो ये सब समस्या को समाधान लेके बिजनेस डेवलप करना, यही तो काम होता है स्टार्टअप का। और एक्चुअली ये काम हमें MVP में करना है। और देखिए, हमारे गांव में, हमारे पूरे देश में, हर राज्य में, हर ग्राम पंचायत के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, अपने अपने चैलेंजेस है। यानी हो सकता है कि कोई गांव ऐसा है, अभी हम लोग नेपियर ग्रास की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई गांव ऐसा हो कि जहां सभी मछुआरे ही रहते होंगे, 100% सभी लोग वो मछुआरे हैं जो सिर्फ फिशरीज या मच्छीमारी करना जानते हैं। कोई गांव ऐसा हो सकता है कि जो 100% फॉरेस्ट है। कोई गांव ऐसा हो सकता है कि जो पूरा पहाड़ी इलाका है, कोई रेगिस्तान है, या कोई जम्मू कश्मीर में। तो सबको अपने अपने वो चैलेंजेस है। और मुझे लगता है आप जो हम लोग हैं सभी एंटरप्रेन्योरशिप, हमें अपने गांव के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने गांव की जो समस्या है, उसका समाधान यूनिकली डेवलप करना पड़ेगा। सोच के उसके ऊपर काम करके डेवलप करना पड़ेगा। गूगल करके हमें समाधान नहीं मिलेगा। आप गूगल करेंगे ना तो आपको कोतवाल यानी क्या समझेगा नहीं। आप गूगल करेंगे तो दाई क्या होती है, आशा ताई क्या होती है, वो समझेगा नहीं। हमारे गांव में जो चीजें होती हैं, जो हमको दिन भर हम देखते हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग गूगल और बाकी की चीजों में नहीं देख सकते। हमें खुद उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये जो MVP, ये अपने आप में
हर एमवीपी अपने आप में एक स्टार्टअप है। अभी देखिए ना, मैंने आपको बताया कि ऑन एन एवरेज हर ग्राम पंचायत में 650 हेक्टर इतनी जमीन है, यानी लगभग 1625 एकड़ इतनी जमीन होती है। तो हर गांव में इतनी अच्छी जमीन जो उपजाऊ है, उसके लिए अच्छा पालन पोषण वाला तापमान, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन कुदरत ने हमको दिया है, इतने सारे लोग हैं, तो ये सारी रिसोर्सेस आज हमारे सामने हैं। और हम लोग अगर इस पे ऊपर काम करें, डेवलप करें, तो कितना सारा बिजनेस का जनरेशन हम लोग कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज अगर आपके सामने हो, आपके गांव में हो सकता है वहां पानी ना हो, हम लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन पानी नहीं, समस्या नहीं, लेकिन आपने इजराइल देखा नहीं क्या? हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में उन्होंने किया। पानी कहाँ से कहाँ लेके आए। इजराइल में तो 20% से ज्यादा ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ खेती हो सकती है। टेक्निकली जहाँ खेती नहीं होती वहां तो उन्होंने मंडप बनाया है कि अंदर वो वहाँ जो वातावरण तैयार करे, जो हमें तो नेचर ने दिया है, भगवान ने दिया, कुदरत ने दिया। पानी देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लेके जाते हैं पानी। तो हमारा तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी समस्या उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें सोशल प्रॉब्लम, सोशल चैलेंजेस भी हो सकते हैं कि लोग हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, लोग हैं उनको तकनीकी जानकारी नहीं है। ये सभी जो चैलेंजेस है, ये सभी चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों, अगर ये सभी चैलेंजेस, सभी प्रॉब्लम्स को अगर दूर करना है तो एक ही उसका सोल्यूशन है, और वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों सोचिए कि हर एमवीपी एक अपने आप में एक स्टार्टअप है, और हर एमवीपी को हमारा गांव वहां सुजलाम सुफलाम करना है। वो जो रिसोर्सेस है उसको डेवलप करना है, क्योंकि वो उसको डेवलप करेंगे, उसके हम लोग बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो आर्थिक विकास ही सभी प्रॉब्लम्स का जड़ है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है, ज्यादा बीमारियां होती है, इसका भी सॉल्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लोग ज्यादा पढ़ते नहीं, इसका भी सॉल्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और ये हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग बिजनेस की बात करें तो कितना कर सकते हैं बिजनेस, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमने देखा कि 650 हेक्टर ऑन एन एवरेज सबके पास है, सभी ग्राम पंचायत में। सिर्फ 100 हेक्टर यानी 250 एकड़ पे ऊपर हम लोग नेपियर ग्रास की खेती करें तो हर दिन 138 टन पर डे इतना रॉ मटेरियल जनरेट कर सकते हैं। और इतना रॉ मटेरियल जब जाएगा एमवीपी, तो उस एमवीपी खुद के लिए हर दिन 34,500 इतना रुपए कमा सकता है, और जो महीने का बन सकता है 10,30,000, और साल का बन सकता है 1,24,00,000। और लेकिन दोस्तों इसके साथ 100 हेक्टर में जब आप एक खेती करोगे तो उनके किसानों को भी हर दिन 138 टन इंटू 1,000 रुपीज, 1,38,000 इतना रुपया आप किसानों को देंगे, जो साल का लगभग 5 करोड़ तक बन सकते हैं। तो ये जो पूरा जो आर्थिक विकास पॉसिबल है हमारे इस प्रोजेक्ट से। और इतना ही नहीं, हम लोग जब 100 हेक्टर हम लोगों ने टारगेट रखा है नेपियर ग्रास के लिए, वैसे ही 100 हेक्टर हम लोग टारगेट रख सकते हैं। और टारगेट रखना है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कम से कम, और कम से कम 50 हेक्टर हम लोग टारगेट रख सकते हैं एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का। और ये सभी जो प्रोडक्ट्स जब हम लोग ये तैयार करेंगे, तो सोचिए किस लेवल पे हम लोग इस इकोनॉमी को, इस आर्थिक सुभद्रता को लेके जा सकते हैं। तो हमारे देश में आज 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, तो 2.5 लाख अगर स्टार्टअप हम लोग तैयार करते हैं, 2.5 लाख एमवीपी प्रोजेक्ट लगाते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, और सबका अपना अपना यूनिक प्रॉब्लम है, यूनिकली अपना गांव है, तो उस तरीके से अगर हम लोग इसको काम करते हैं, तो सोचिए हम लोग अपने देश को कहाँ लेके जा सकते हैं। ये ताकत है स्टार्टअप में। और वैसे ही हमारे तहसील के लेवल पे भी और एक कंपनी है जिसका नाम ही है स्टार्टअप, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप। दोस्तों अभी ये पूरे स्टार्टअप के जितने भी डेफिनेशन है, हर देश की अपनी खुद की एक डेफिनेशन है, क्योंकि हर देश इस स्टार्टअप्स को इतना सपोर्ट करता है। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो पूरे देश अभी डेवलप्ड हो चुके हैं ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स। तो हर देश, अगर आप अमेरिका जाओगे, चाइना जाओगे, यूरोप जाओगे, तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आपको कुछ नया कर रहे हैं, तो आपको इतना सारा सपोर्ट देते हैं वो लोग। और हर देश की अपनी अपनी पॉलिसी स्टार्टअप की, जैसे हमारे देश की भी अभी
पॉलिसी आई है, तो उस पॉलिसी में बैठने वाला अगर कोई स्टार्टअप है तो हमारा वो तहसील लेवल का प्रोजेक्ट वो स्टार्टअप है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप। दोस्तों, हमें हमारे देश में लगभग 5,700 से ज़्यादा तहसील है, जिसमें हम समझते हैं कि लगभग 200 तहसील ऐसे कि जो शहरों में है, तो वहाँ हम लोग खेती नहीं कर सकते। लेकिन बचे हुए 5,500 तहसील में हमें वो 5,500 स्टार्टअप्स तैयार करने, और वो क्या करेंगे स्टार्टअप, तो वो 3 सेक्टर में काम करेंगे, और ये वो सेक्टर है। एक तो वो कैंसर का जो खाना है उसको 100% रिप्लेस करेंगे अच्छी ऑर्गेनिक खेती के साथ, जो ईंधन है उसमें कार्बन निगेटिव फ्यूल बायोफ्यूल्स बनाएंगे, और जो ये पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स है उसको 100% रिप्लेस करेंगे एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ। और इसके लिए बाकायदा हम लोग प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसा सब कुछ आप इसको बोल सकते हैं, जिसका नाम है एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट। और इस प्रोजेक्ट से हम लोग इस बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इस बिजनेस में मार्केटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं। पहली बात तो जो स्केल, जो बिजनेस का टारगेट हम लोगों ने रखा है, यानी हमें हर दिन 1 लाख किलो सीएनजी तैयार करके बेचना है, यानी मीथेन तैयार करके बेचना है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतने ऑलरेडी आबादी हमारी यहाँ है, इतना ऑलरेडी हमें लगता है हमारे देश को, हमारे गांव में, तो उतना तो हम घर में ही उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितना भी करें, क्योंकि कुदरत ने हमको इतना दिया है कि हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में इस ईंधन का निर्माण कर सकते हैं। ये पूरा ईंधन आज हम लोग पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ईंधन नहीं है, ये दवा है, ये वैक्सीन है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा संकट सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो या कोरोना है, सब कुछ इसके सॉल्यूशंस हम लोग बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है कि आज जो भी बिजनेसेस आप ग्राम पंचायतों में करेंगे, जो भी बिजनेस आप तहसील में करोगे, उसमें मार्केटिंग की चिंता ना आपको है, ना उस इन्वेस्टर को है, और किसी को नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये दवा है और ये एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो जब ऐसी कंपनी हम लोग निर्माण करते हैं जिसका मार्केट एश्योर्ड है 100%, तो इस कंपनी की कंपलसरी ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि हम लोग माल तैयार करेंगे तो कौन खरीदेगा, तो कंपलसरी ग्रोथ होगी। और हमारा ये रोड मैप है कि हर तहसील में ऐसे कंपनी तैयार करें, उसको ज्यादा से ज्यादा उसका जो पोटेंशियल है जितना ज्यादा कर सके, मैं 100 टन की बात नहीं कर रहा हूं, अब 400, 500, 600 जितना हो सके उतना आप ईंधन की निर्मित करो और उस कंपनी को अपने ग्रो करो। और फिर एक दिन आपकी कंपनी कितनी ग्रो हुई, ये पूरी दुनिया को बताने के लिए उस कंपनी को हमें लिस्ट करना है, आईपीओ में लेके जाना है। अभी आईपीओ यानी क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आप अपने कंपनी के शेयर्स लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वो ट्रेड करने के लिए ओपन करते हो। लेकिन इससे क्या होता है, इससे एक चीज अच्छी ऐसी भी होती है कि आपके शेयर्स कितने रुपए के हैं, आपकी कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, ये पूरी दुनिया को पता चलती है कि आपकी कंपनी, आपने खुद ने अपने तहसील में काम करके इतनी बड़ी कंपनी बनाई है। ये हमारे देश में अगर बात करें तो लगभग 8 ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो अभी चल रहे हैं। बहुत सारे इसमें से रीजनल है और कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों में ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज में। लेकिन जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपके सभी कंपनी को हमें लिस्ट करना है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला चालू होने वाला स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में ये स्टॉक एक्सचेंज चालू हुआ है। और हम चाहते हैं कि आप सभी कंपनियां अपनी डेवलपमेंट करके 3-5 साल के बाद अपनी कंपनियां वहां लिस्ट करें। और दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है जहां आपकी कंपनी लिस्ट करनी है हमें, उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है 1992 यानी 1992 में चालू हुआ। और ये अत्याधुनिक आधुनिक जो डीमैटेरियलाइजेशन हम लोग बोलते हैं, पहले शेयर्स पेपर में होते थे लेकिन अभी शेयर्स पेपर में नहीं, सब डीमैट हो चुके हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो अत्याधुनिक काम चलता है वो यहाँ एनएससी में होता है। तो हम चाहते हैं कि आपके सभी जो स्टार्टअप्स हैं 5,500, ये सभी को हमको धीरे धीरे ये दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट करना है। और हमारा लक्ष्य है कि हमें हर तहसील के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाना है। अब यूनिकॉर्न यानी क्या? तो $1 बिलियन की कंपनी। आज $1 बिलियन यानी $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर कंपनी। $1 आज 75 रुपए के समान है।
तो इसका मतलब है 7,500 करोड़ की कंपनी, इसका मतलब $1 बिलियन कंपनी, इसका मतलब यूनिकॉर्न कंपनी। और हमारा लक्ष्य है कि हमें हर MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप को यूनिकॉर्न के यहाँ लेके जाना है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा करियर है ये यूनिकॉर्न कंपनी का प्रमोटर बनना, ओनर बनना। आप यहाँ भारत में कुछ भी हो, IAS हो, IPS हो, कोई बड़े पॉलिटिशियन हो, लेकिन आप कहीं दुनिया में जाओगे तो शायद आपको लोग पूछेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे $1 बिलियन कंपनी के आप प्रमोटर हो, ओनर हो, तो पूरी दुनिया में आपका नाम होता है कि आपने दुनिया में सबसे बड़ी चीज हासिल की है। तो सबसे बड़ा करियर का अचीवमेंट है ये $1 बिलियन ड्रीम, और यही हमें हर तहसील का जो हमारा स्टार्टअप है उसको वहां तक लेके जाना है। इसमें और एक चीज हमें समझनी है, वो है ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल। दोस्तों, जब ये तहसील में हमें जो प्रोजेक्ट लगाना है, तो या किसी भी स्टार्टअप को अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है या कुछ निवेश करना है, तो कितना निवेश आप कर सकते हैं उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। निवेश को बोलते हैं कैपिटल। तो कितना कैपिटल हम लोग या पैसा हम लोग उसमें ले सकते हैं, इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। उसके लिए गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसको बोला जाता है ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, और ये आपको फिर वो अनुमति देती है। वहां उनकी फीस भरनी पड़ती है, जितना आप मांगोगे उसके 1% या 0.75%। तो फिर वो आपको ऑथोराइज करते हैं और उसको कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। आज आप सभी लोग MPO में काम कर रहे हो, MBS में काम कर रहे हो, तो उसमें एक ऑथराइज कैपिटल का नाम है। उसका मतलब आपने जब वो कंपनी का निर्माण किया और रजिस्टर की, तब उन्होंने आपको एक लिमिट दिया, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, कि आप इतना तक पैसे ले सकते हो अपनी कंपनी में, और वो बढ़ाया भी जा सकता है टाइम टू टाइम। और जब ये पैसे ऑलरेडी आप उसके बाद ऑथराइज कैपिटल आने के बाद, वो अनुमति मिलने के बाद, जब आप वो पैसे अपने कंपनी में लाते हो, तो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। यानी अगर हमारा ऑथराइज कैपिटल 50 करोड़ का है और उस 50 करोड़ को हम लोगों ने लाया अपनी कंपनी में, तो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। यानी ये कंपनी है, इसका 50 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल था और उन्होंने 50 करोड़ रेज किए, तो उसका भी पेड अप कैपिटल भी 50 करोड़ ही है। और जब ये जो पैसे हम लोग जमा करते हैं, जुटाते हैं, तब उसके शेयर्स हम लोग तैयार करते हैं। जब कंपनी फॉर्म होती है, तब वो उसके शेयर्स तैयार होते हैं और उसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। 1 रुपए का हो सकता है, 5 रुपए का हो सकता है, 10 रुपए का हो सकता है, लेकिन बहुतांश कंपनी में 1 रुपए का होता है पैसे। और फिर वो शेयर्स वो सभी को देते हैं जो लोग उसमें पैसा डालते हैं। और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है, कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी? माल तैयार करना, माल बेचना, ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करना, माल बेचना, और कंपनी में फिर वो रेवेन्यू, यानी कितने पैसे का आपने माल बेचा, उसको कहते हैं रेवेन्यू, उसको कहते हैं टर्नओवर, कि हमने हमारी कंपनी ने साल में इतने रुपए का माल बेचा, वो है टर्नओवर या रेवेन्यू। लेकिन ये माल बेचने के बाद कितना हमारा खुद का पहले उसमें हम लोगों ने खर्च किया है, वो खर्चा निकलने के बाद जो बचता है वो है प्रॉफिट। तो आपकी कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी, कैसी होगी, वो किस पे ऊपर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है इस नंबर्स के ऊपर, कि आपने साल में कितने रुपए का माल बेचा और वो माल बेचने के बाद कितने पैसे आपके पास प्रॉफिट करके बचे, उसको कहते हैं प्रॉफिट। और दोस्तों, इसी के ऊपर फिर बनती है आपकी वैल्यूएशन। इसी के ऊपर बनता है कि आपका शेयर जो 1 रुपए से चालू हुआ वो कहाँ तक जाएगा। और अगर आपके 50 करोड़ शेयर है, तो 1 रुपए जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वो कंपनी बढ़ती रहेगी। तो अगर हमें 7,500 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो हमें एक शेयर को कम से कम 150 रुपए तक लेके जाना पड़ेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स क्या है? दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में, मैं तो बोलूंगा ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स कम्युनिटी। उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ऐसे कंपनियां ढूंढना कि जो अभी जस्ट चालू हुई, जो अभी छुट्टी है, और इन लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत, और उनका एक ही काम होता है कि ऐसी जब कंपनी छुट्टी होती है ना, और जो उनको समझता है कि ये इसका पोटेंशियल ये बड़ी हो सकती है, तो उसमें पैसे डालना। बस कोई दूसरा धंधा विधा नहीं करते, ये बस इतना ही काम करते हैं। उनके पास पैसे होते हैं और ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो कंपनियां छोटी छोटी होती है। और ये कंपनियां जब बिजनेसेस करती है, बड़ी बन जाती है, तब IPO तक ये लोग अपने
जो 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 इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको 10 गुना 50 गुना 100 गुना इतना पैसा कमाते हैं और बहुत बड़े पैमाने वो अमीर होते हैं। इसका एक एग्जांपल आज मेरे सामने मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑलराइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में। वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मीर अभी भी ये डीमैटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर फिजिकल। पाएंगे। तो पहले आपको जाके किसी में भी convert जो करना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे, फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। यार आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हजार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट। 130 करोड़ क्या आपने सुना? समय पे उन्होंने वो शेयर्स लिए उस कंपनी के 20,000 शेयर और उसको 130 करोड़ बने। ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही लोग अमीर होते हैं, फास्ट अमीर होते हैं। डीमार्ट के हमारे जो साहब है, जो प्रमोटर है, जो फाउंडर है, इनका नाम है राधा किशन दमानी। क्या आप इनकी स्टोरी जानते हैं? इन्होंने डीमार्ट करने के पहले इनके पास बहुत सारे 8,000 करोड़ रुपए आए। कहाँ से आए? तो HDFC कंपनी में उन्होंने बहुत पहले जब HDFC चालू हुई तब उसमें निवेश किया था और उसके शेयर्स लिए। तो सिर्फ शेयर की वजह से डीमार्ट के तभी डीमार्ट चालू होने के पहले ही इनके पास इतना सारा पैसा था। और यही नहीं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो अगर आप देखोगे कि अगर टाइम पे वो पैसा डालते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वो उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन ये किसको अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी? ये अपॉर्चुनिटी उनको ही अवेलेबल है जिनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि जब कंपनी छोटी रहती है तो उनको करोड़ों में पैसे लगते हैं, वो ऐसे कुछ पैसे नहीं डाल सकते। तो ये लोग, इनके पास बहुत सारे करोड़ होते हैं और ये वो डाल के इतना पैसा कमाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं वो किसके ऊपर पैसा डालते हैं? क्या इनको सब बातें समझ में आती है क्या अगर हम लोग जाए और हम लोग बोले कि हमारा ऐसा बायोफ्यूल प्रोजेक्ट है, ऐसा बायोमिथेनाइजेशन होता है, नेपियर गैस होता है, उससे ऐसा मिथेन बनेगा, ये नहीं समझ में आता। कोई टेक्निकल नहीं समझ में आता। हम लोग जाएंगे तो भी उनको ज़्यादा कुछ समझेगा नहीं, कोई IT वाला जाएगा उनको भी वो ज़्यादा समझेगा नहीं। उनको एक बात समझ में, और दूसरा बात ऐसी भी होती है कि उनके अंडर बहुत सारे लोग भी होते रखते हो, टेक्नोक्रेट, MBA वाले, ये सब समझने वाले, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे, वो सब रखते हैं, लेकिन वो डिसीजन 5-10 मिनट में लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो लोगों के ऊपर निवेश करते हैं। वो निवेश करते हैं उन लोगों के ऊपर, उन प्रमोटर्स के ऊपर, कि जो लोग पैशनेट हो। वो सिर्फ ये देखते हैं उनके आंखों में कि मैं अगर इसको पैसा दूं तो ये क्या करेगा, ये पैसा लेके अपने विजन मिशन की तरफ काम करेगा, ये विजय मल्ल्या की तरफ काम करेगा, वो पैसा लेके भाग जाएगा। दोस्तों सिर्फ यही एक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी जब कंपनी में डालते हैं, और इस कंपनी के पास कुछ नहीं होता ना, इस कंपनी के पास ना बैलेंस शीट होती है, ना ऐसा कुछ होता है, ना ROC में कुछ, वो तो बैंक का काम होता है। बैंक आपको तब पैसे देती है जब आपके पास वो रिकॉर्ड होता है। ये लोग तब नहीं देखते, लोग सिर्फ लोगों के ऊपर पैसा डालते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर डालते हैं जो एकदम पैशनेट है। दोस्तों
ऐसा ही MCL का है। हम सभी जो प्रमोटर्स हैं, कोई भी पैसे के लिए इस पे काम नहीं कर रहा। कोई भी खुद के अगर निजी के लिए अगर कुछ पैसे कमाना है तो पर्याप्त हमारे यहाँ हो सकता था, लेकिन एक अच्छे विजन और मिशन के लिए हम लोग कर रहे हैं और एक करके रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी स्टोरी अभी कैसे हमारी जो कंपनी वो आगे बढ़ने वाली है। हर तहसील के लेवल पे 50 करोड़ एक ऑथराइज कैपिटल होगा और 50 करोड़ पेड अप कैपिटल होगा। अभी इस 50 करोड़ के ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए भी कम से कम आप 0.75% भी अगर ROC को देना पड़ेगा तो 35 लाख इतने पैसे लगते हैं टू 1%। तो 35 से 40 लाख रुपए तो सिर्फ आपकी फीस वो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए लगते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर इस कंपनी के 50 करोड़ शेयर्स के हम लोग 1-1 रुपए के शेयर शेयर करेंगे और वो हमारे सब पार्टनर्स में बांटेंगे। और कौन पार्टनर्स है? तो 3 पार्टनर्स हैं। एक तो है आप जो तहसील की कंपनी हमारी MCL की, MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप, वो कंपनी है। दूसरी कंपनी है जो MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों का संगठन है, और MCL है। दोस्तों MPO ये सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है। MPO MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों का संगठन है, लोगों की कंपनी है। लोगों को मिलकर हम लोग तैयार कर रहे हैं। और हम लोग बोलते हैं ना आपको 10,000 मेंबर कीजिए, 10,000 मेंबर कीजिए, इसका मतलब पैसे से बिल्कुल नहीं। आज जो भी लोग ये अभी जिन्होंने भी किया है 10,000, और अगर ये भी देखेंगे आप तो 250 रुपए से अगर आप इंटू 10,000 करेंगे तो 25 लाख हो जाते हैं। मैंने कहा कि वो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए आपको 40-50 लाख रुपए लगेंगे। हम जब जो CNG का पूरा फैक्ट्री हम लोग लगाने वाले हैं, उसके बाद जो पंप लगाने वाले हैं ना, उसका जो डिस्पेंसर होता है, डिस्पेंसर, वो 25 लाख का आता है। तो वो चीजें नहीं है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं हमें, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है लोगों की। ये लोगों की ताकत, जब हमें इतना बड़ा परिवर्तन करना है, हमें दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी, यानी हमारे देश को हमारा नंबर 1 राष्ट्र बनाना है, तो ही लोगों की ताकत जरूरी है। और इन लोगों को जब हम लोग ये 250 शेयर दे रहे हैं, अब यानी 250 शेयर लीजिए, आप 5,000 शेयर लीजिए, हम लोग 250 रुपये उसमें प्रोसेसिंग फीस लेते हैं और बाकी के शेयर देते हैं। और ये सभी शेयर्स को हम लोग 1-1 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो लोग हैं कि जिनको ये वेंचर कैपिटलिस्ट, जिनको ये एंजल इन्वेस्टर कभी दुनिया में कभी अवसर नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और जो अवसर अगर हम लोग अमीरों के साथ, यानी हमारे जैसे जो प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टअप वाले, वो ऐसा अमीरों के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम लोग वो नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारी आम जनता है, उनको ये अवसर मिले, और उनको हम लोग सिर्फ जो फेस वैल्यू होती है कंपनी जो स्टार्ट होती है, उसी इसमें हम लोग शेयर दे रहे हैं, 1-1 रुपए के शेयर दे रहे हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 टन का मिनिमम प्रोजेक्ट लगाने वाले। लेकिन इतना कुछ कुदरत ने दिया है, भारत में इतना पोटेंशियल है कि हम लोग 500-600 टन हर तहसील में करेंगे, इतना हमारा विश्वास है। और ये करने के बाद क्या होगा, तो चलिए देखते सिर्फ 100 टन के बारे में, जो कंपलसरी है, जो मिनिमम है, जो हर तहसील में कम से कम हो। तो 100 टन का माल तैयार करके और हम लोग बेचेंगे ना, मीथेन या CNG, तब लगभग 270 से लेकर 300 करोड़ तक हमारा रेवेन्यू होगा। लगभग 100 से लेकर 110 करोड़ तक हमारा एबिटा यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। कम से कम नंबर रखे हम लोग। ये करने के बाद भी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक शेयर 100 रुपए का बनता है, कम से कम। आप पूरा ये सब कीजिए तो आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों सोचिए कि अगर जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करेंगे, जब हम हर ग्राम पंचायत के लेवल पे अच्छा काम करके, फोकस करके, हम लोग जितना पोटेंशियल है, और जैसा मैंने कहा कि आपको मार्केटिंग की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। आप सिर्फ माल तैयार कीजिए और हमें बस वो मार्केटिंग हम लोग देख लेंगे पूरा। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया को बेचेंगे हम लोग, तो उसकी चिंता नहीं। तो सोचिए हमारे तहसील में जब 400, 500, 600 टन का माल हम लोग तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे, तो क्या होगा वैल्यूएशन, क्या होगा। 500 टन का आप माल तैयार करके बेचेंगे तो 500 रुपए आपका 1 रुपए का बनेगा। इतना पोटेंशियल। क्यों कहते हैं हम लोग कि हमारा भारत देश दुनिया में सबसे महान देश था। इकोनॉमी में हम लोग 30% से ज्यादा हमारा आउटपुट था GDP में। पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्र है, देश है, उसको मिलके जितने आमदनी थी ना, 30% से ज्यादा आमदनी अपनी थी।
भारत देश कंट्रीब्यूट करता था इतना, हमारा देश। और कब जितने भी साल, अभी हजारों साल जितने आदमी जिया है और सोसाइटी में आया है, उसमें से लगभग ऑलमोस्ट 85% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम हम लोग दुनिया में नंबर 1 राष्ट्र थे। तो वही में हम लोग फिर से बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं। तो आपके तहसील में ये काम करना, वो 500-600 टन पे जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं। और सोचिए तब वैल्यूएशन को सोचिए, ये जब आईपीओ वैल्यूएशन, जब आपके शेयर्स आएंगे तो इसका वैल्यूएशन क्या होगा। और इसका भी तरीका होता है, ये आईपीओ वैल्यूएशन हम लोग बोलेंगे वैसे होता है, वैसा नहीं होगा। इसको प्रॉपर एक प्रोसीजर होती है। आज अगर आप सोचेंगे कि मुझे कंपनी को आईपीओ में लिस्टिंग करनी है, तो कम से कम 9 महीने लगेंगे, 9 महीने 1 साल लगेगा। सेबी जैसी कंपनी, बाकी सभी जो कंपनियां, वो बराबर आपकी पूरी जानकारी ले, सभी प्रोमोटर कौन है इससे लेके आप क्या करते हैं, कैसा करते हैं, कैसा माल बेचते हैं, पूरा, उसके बाद आपका वैल्यूएशन डिसाइड होता है। तो सोचिए दोस्तों, अगर 100 रुपए भी हम लोगों ने उसके बनाए, 1 रुपए के 100 रुपए, तो आज 250 रुपए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसको हम लोग 25,000 रुपए बना के थे मिनिमम। जब वो आईपीओ होगा तब ये शेयर्स वो लोग बेच सकते हैं। तो कम से कम 25,000 पर अगर हम लोग यही 500 टन तक लेके जाए, जो मुझे लगता है कि आप सभी ने करना चाहिए, तो सोचिए 250 रुपए 1,25,000 बन सकते हैं आईपीओ। जैसे बाकी के लोग बनाते, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन सोचिए ऐसा कोई गरीब घर कि जिनको घर की मरम्मत करनी हो, जिनको स्कूल के बच्चों का स्कूल का या बाकी कुछ खर्चा है, ऐसे सारे लोगों को हम लोग ये करा के दे सकते हैं। और ये पैसे आ सकते हैं जहाँ कोई भी लोन नहीं होगा, कोई बैंक का कुछ नहीं होगा, ये खुद के उनके पैसे होंगे। बस यही काम करना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खुद को, हम लोग एक्चुअली खुशनसीब है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। हम लोग खुशनसीब है कि इतने सारे प्रॉब्लम समस्या आज हमारे देश में है ना, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। चलिए पूरा करते हैं ना, क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ क्या है, हम लोग भूल गए कि भगवान ने जब परेशानी या समस्या दिया ना, वो कितना बड़ा सोल्यूशन दिया है। यानी मुझे तो हमेशा लगता है कि प्रॉब्लम इतनी छोटी सी है भारत में प्रॉब्लम इतनी, और सोल्यूशन इतना बड़ा है जिसकी तरफ हम लोग देख ही नहीं रहे। अगर हम लोग सब मिलके काम करें ना, तो ये कुछ नहीं है, ये अंडर डेवलपिंग, ये सब अलग बात है, और वहां भारत जा सकता है, इतना हमारे में पोटेंशियल है। तो चलिए मिलते हैं और ये सभी ग्राम पंचायत के प्रोजेक्ट्स को, तहसील के प्रोजेक्ट्स को स्टार्टअप में उस लेवल तक लेके जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मुझे लगता है कि लवे सर का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बारी के बाद तो मंगेश सर। Yes, आले sir. Sorry for the Yes, sir. technical delay. Good morning, MCL. So it was one more fantastic Friday session by Dr. Shyam sir. आज देश के कोने कोने में जो लोग श्याम सर को सुन रहे थे, उन्होंने एक बात को नोट किया होगा कि आप तालुका स्तर पर काम कर रहे हो, आप गांव स्तर पर काम कर रहे हो, या आप दूर देहात में काम कर रहे हो, आपके अंदर जो उद्योजकता आने वाली है, या आपके अंदर जो उद्योजकता, जो एंटरप्रेन्योरशिप निर्माण करने की क्यों जरूरत है, उसको आपने आज भली भांति डॉक्टर श्याम से सुना होगा। और ये मौका श्याम सर ने आपको इसलिए दिया है कि इसी उद्योजकता से, इसी एंटरप्रेन्योरशिप से, याद रखिए एमसीएल का और श्याम सर का आप सबसे वादा है दैट हम लोग 20% सीएसआर करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, ये कॉन्सेप्ट ना किसी के दिमाग में है दुनिया में, ना किसी के दिल में है। एक अपनी कंपनी के टर्नओवर का 20% सीएसआर करने वाली कंपनी इसी उद्योजकता से, इसी औद्योगिक, इसी एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल पे ही आगे चल के वो प्रगति करने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच श्याम सर। आज आपने बड़ी ही सरलता से हमारे एमसीएल फैमिली को एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप, ये जो दुनिया का अलग मॉडल है जो आपने डेवलप किया है रिन्यूएबल ऑयल एंड आरओजी सेक्टर में, उसके बारे में बताया। और
हमें इस मॉडल को, जो हमारे एमपीओ ओनर्स है, एमपीपी ओनर्स है, उनको अभी समझ के पढ़ना और उसको कार्यान्वित करना जरूरी है। यस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो श्याम सर ने खुद किया है और रोज करते हैं, वो है आपको ब्रांड बनना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि 22 जुलाई हम आपके सामने कोला डिजिटल लेके आ गए। 14 मई अक्षय तृतीया हमने आपके सामने 100 तालुका का भूमि पूजन करवाया, और कल 8 जुलाई 2021 महाराष्ट्र के 13, गुजरात के 1 और कर्नाटक के 1, ऐसी 15 जगह पर एमसीएल ने अपने प्रोजेक्ट का एक्चुअल काम शुरू किया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर एवरीबॉडी जो ये गांव-गांव तालुका में अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं और अपनी इस एमसीएल को आगे लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। ये एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जिस तरह से आपने समझाया वो काबिल तारीफ है। यस प्राची मैडम, आपका भी शुक्रिया कि आपका और एक इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे सारे एमसीएल पार्टनर्स, एमपीपी ओनर्स को इंस्पायर कर गया है। तो थैंक्स एवरीबॉडी। आई थैंक्स all my channel partners, all those MPO members, all MVP owners, all MPO owners, all BDS, senior BDS, prime BDS and senior BDS, senior prime BDS. Thank you everybody. तो मैं हमेशा की तरह वो हमारी स्लोगन दोहराना चाहूंगा। यस, हर गांव का विकास होगा, हर गांव का विकास होगा तो अपना इंडिया झकास होगा। आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है। एमसीएल ही सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओवर टू मंगेश सर। थैंक यू लवेश सर। और आज फिर एक बार आपकी इस बातों से हमें फिर एक बार प्रेरणा मिली है और हमेशा हमें एक काम करने का वो साहस जो है वो आपकी बातों से मिलता है। थैंक यू प्राची मैडम, आपने आज हमें बहुत ही सरल तरीके से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री कैसे बना जाए इसका तरीका आपने बताया है। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू डॉक्टर श्याम सर, आपने आज हमें स्टार्टअप क्या होता है इसके बारे में जिस सरलता से बताया है वह काबिल तारीफ है। नॉट ओनली दैट, बट हम एमसीएल में हर एमवीपी, हर एमपीओ को किस तरह से स्टार्टअप के तहत उन्हें यूनिकॉर्न बनाने का वो सपना देख रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, ये जो आपने बताया उसके लिए हम सभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक एमसीएल की जो टीम है जो हर दिन हर रात सिर्फ हमारे एमसीएल के परिवार में जुड़ने वाले हर एक इंसान को खुश देखना चाहती है, जिसके लिए दिन रात मेहनत करती है, उस टीम का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और साथ ही साथ और एक शख्स जिसे मैं अगर धन्यवाद न दूं तो शायद यह कार्यक्रम अधूरा रहेगा, और वो है आप दोस्तों। हर शुक्रवार जो आप यहाँ पर उसी चाहत के साथ यहाँ पर आकर ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से फिर एक बार मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर चैट बॉक्स में जो लिंक दी गई है इसके ऊपर क्लिक करके कृपया अपना फीडबैक हमें दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट यह घोषणा करता हूं कि यह सेमिनार, यह वेबिनार यही खत्म हुआ। शुक्रिया।